नमस्कार। आज से 37 दिन बाद पंजाब में वोट पड़ेंगे और 2 महीने 2 दिन बाद पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। किसी भी राज्य के चुनाव में कई मुद्दे होते हैं, कई समीकरण होते हैं, जाति धर्म का गणित होता है, लेकिन पंजाब में फिलहाल सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं हुई, बल्कि मोदी के साथ साजिश की गई। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे बहुत बड़े खुलासे होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ किसने की साजिश, मास्टरमाइंड कौन है, सब कुछ आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट से। सबूत मिल गए, गवाह मिल गए, कागज भी पूरे मिल गए। पंजाब में फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध कोई चूक नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश थी। जानबूझकर सैबोटाज का चांस छोड़ा गया। प्रधानमंत्री की वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ समझौता किया गया। इस साजिश के एक एक किरदार पहचान लिए गए हैं और एक बड़ा एक्शन भी हुआ है। पंजाब के डीजीपी चेंज कर दिए गए हैं। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह वीरेश कुमार भावड़ा पंजाब पुलिस के चीफ बनाए गए हैं। इस एक्शन के पीछे रीजन और पॉलिटिकल रिएक्शन की डिटेल आगे बताएंगे। उससे पहले पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल देख लेते हैं। पंजाब में चुनाव की तारीख आ गई है। 14 फरवरी को पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन शाम तक यह पता चल जाएगा कि नई सरकार कौन बनाएगा। पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह चुनाव से डिसाइड होगा। लेकिन चुनाव से पहले पंजाब का इशू बदल गया है। किसान अब मुद्दा नहीं है, कोरोना भी पंजाब में बड़ा मुद्दा नहीं है, बिजली सड़क पानी पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। आज की डेट में पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुई। वोट पड़ने तक यही मुद्दा पंजाब चुनाव का गेम चेंजर साबित होगा। पॉलिटिक्स की बात आगे करेंगे, पहले प्योर फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने 3 जनवरी को पंजाब पुलिस के पास 32 पन्नों का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भेजा था। पीएम के दौरे से 48 घंटे पहले एसपीजी ने पंजाब पुलिस को जो डॉक्यूमेंट दिया, उसमें पीएम की सुरक्षा और रूट प्लान की एक एक डिटेल दर्ज थी। एक्शन पंजाब पुलिस को लेना था, जो नहीं लिया गया। एसपीजी से झूठ बोला गया और पीएम को खतरे में डाला गया। जांच शुरू हो चुकी है, मोहरे पकड़े जाएंगे और पर्दे के पीछे काम कर रहे वजीर भी पहचाने जाएंगे। इन 32 पन्नों का एक एक पन्ना हमने पढ़ा है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का सच जानने के लिए इसके 3 पन्ने आपको भी पढ़ने चाहिए। तो चलिए पेज नंबर 23 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 23 पर सबसे ऊपर लिखा है, पीएम के लिए 3 रूट पर सड़क मार्ग को सैनिटाइज किया जाए। अगर मौसम खराब हुआ तो प्रधानमंत्री इन 3 सड़क मार्गों का इस्तेमाल करेंगे। रूट नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन बठिंडा से फिरोजपुर और वापसी। रूट नंबर 2 किला चौक हेलीपैड से राष्ट्रीय शहीद स्मारक और वापसी। रूट नंबर 3 पीजीआईएमईआर हेलीपैड से आयोजन स्थल और फिरोजपुर हेलीपैड तक वापसी। 5 जनवरी 2022 दिन बुधवार दोपहर के समय प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट के लिए फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर फंसा रहा। एसपीजी ने जब पीएम की कार बैक गियर में घुमा ली, तब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में बताने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट मोमेंट में बठिंडा एयरपोर्ट से वाया रोड फिरोजपुर और हुसैनी वाले आने का प्लान बनाया और किसानों की विरोध प्रदर्शन के बावजूद वो सड़क मार्ग पर आए। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। चन्नी ने फिरोजपुर रैली की खाली कुर्सियां दिखाई। नवजोत सिंह सिद्धू एक कदम और आगे बढ़ गए। ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है।
क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून। सच ना तो चन्नी ने बताया, ना सिद्धू ने सच बोला। सच इन कागजातों में है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी ने 3 जनवरी को पंजाब पुलिस के 7 मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स को 32 पन्नों का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजा था, जिसे तकनीकी भाषा में एएसएल रिपोर्ट कहा जाता है। इन पुलिस अधिकारियों में सबसे पहला नाम पंजाब पुलिस के तत्कालीन डीजीपी का है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि अगर मौसम खराब रहा तो प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। रिपोर्ट में लिखा गया था कि पीएम का काफिला भटिंडा एयरपोर्ट से निकलेगा और सड़क मार्ग होकर तत्कालीन डीजीपी का है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि अगर मौसम खराब रहा तो प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। रिपोर्ट में लिखा गया था कि पीएम का काफिला तक जाएगा। ऐसे में पंजाब की सरकार का यह कहना कि पीएम ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला अचानक कर लिया, सरासर गलत है। 32 पन्नों का एसपीजी का यह रिपोर्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित है। पीएम सुरक्षा के एसपीजी ने यह डॉक्यूमेंट एडीजी सिक्योरिटी और फिरोजपुर के एसएसपी सबको मालूम था कि मौसम खराब हुआ तो एसपीजी ने बताया, पंजाब सरकार ने छिपाया। पेज नंबर 23 पर साफ साफ लिखा है कि बठिंडा पुलिस जिला प्रशासन की मदद से रूट बंदोबस्त वीवीआईपी के लिए सुरक्षित वैकल्पिक रूट को सेक्टर में बांटा जाए और हर सेक्टर में फोर्स तैनात हो। फीडर अप्रोच रोड पर जरूर रुकावट के निकले। वीवीआईपी काफिले के रूट में कोई गाड़ी खड़ी ना रहे। सड़कों पर हर तरह की बाधा को हटाने का इंतजाम किया जाए। वीवीआईपी रूट पर इंटरसेप्टर और क्यूआरटी तैनात किया जाए। एसपीजी ने बाकायदा 4 जिलों के अफसरों को आइडेंटिफाई पूरे रूट पर तैनात रहना है। 32 पन्नों का यह दस्तावेज पंजाब सरकार के झूठ को पूरी तरह से बेपर्दा कर देता है। गलती किसकी थी वो भी साफ हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 24 को गौर से चौराहों पर ट्रैफिक को सेफ डिस्टेंस पर रोका जाए। वैकल्पिक रूट तय करके उस पर सिक्योरिटी रिहर्सल की जाए। सड़कों की मरम्मत का काम पीएम के दौरे से पहले कर लिया जाए। वीविंग किसी भी स्थिति में अलाउ न की जाए। रेलवे क्रॉसिंग से स्मारक के रास्ते में पड़ने वाले बैराज को भी चेक किया जाए। सतलुज नदी में वाटर पेट्रोलिंग की जाए। गांवों के पास पुलिस रस्सियों के साथ तैनात रहे जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पेज नंबर 24 पर एसपीजी ने दोबारा लिखा है कि मौसम खराब हुआ तो प्रधानमंत्री का काफिला बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते फिरोजपुर जा सकता है। इसलिए रूट में पड़ने वाले सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया जाए। पेज नंबर 25 देखिए, एसपीजी ने पंजाब पुलिस को 48 घंटे पहले ही बता दिया था कि रूट की सिक्योरिटी का जिम्मा एसपी लेवल के अधिकारी को दिया जाए और पूरे रूट का सिक्योरिटी चेक किया जाए। इसलिए पंजाब सरकार का यह कहना कि पीएम ने लास्ट मोमेंट पर सड़क से आने का फैसला किया, यह सरासर झूठ है। देश के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जो मैं जदों भी कॉन्वॉय देखा मैं क्या सोचा कि सीनियर ऑफिसर किथे और सीनियर ऑफिसर सिर्फ डीजीपी नहीं है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ होम सैकटरी भी है, चीफ सैकटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, कलैक्टर है और तुसी एसपी ਨੂੰ तो तुसी करता सस्पेंड तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ਨੂੰ क्यों नहीं किया। नंबर 1 नंबर 2 ਇਹ ਸਾਨੂੰ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि तुसी एबसेंट क्यों हो। अपनी मर्जी नाल एबसेंट हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ एबसेंट होवो। अगर ਕਿਹਾ ਗਿਆ एबसेंट होवो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी क्यों एबसेंट किया गया कि कोई ਉਹਦੀ प्लान है क्योंकि क्लियर केस ऑफ
ਐਂਬੁਸ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ रूट ਤੇ सिपाही लगता है, ठीक है। तो उन्होंने की देखा? प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उतरते ही वहां के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करते हैं। 5 जनवरी को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा नहीं किया। पीएम जब सड़क मार्ग से कहीं जाते हैं तो राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी सबको प्रधानमंत्री के काफिले के साथ रहना होता है। फिरोजपुर में यह प्रोटोकॉल भी तोड़ा गया। पंजाब में साजिश हुई, ऐसा कहने की 4 प्रमुख वजह है। वजह नंबर 1, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के काफिले में नहीं थे। वजह नंबर 2, डीजीपी ने रूट क्लियर होने का ग्रीन सिग्नल दिया जबकि सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। वजह नंबर 3, प्रदर्शनकारियों को समय रहते हटाया नहीं गया, ना ही फोर्स बुलाई गई। वजह नंबर 4, पीएम को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या खतरा हो सकता है उनको? और वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी ज़िंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। बात ये है कि पुलवामा में हीरो बनकर हमारे ही बंदे मरे और हमारे ही प्रधानमंत्री हीरो बनकर चुनाव जीत रहे हैं। अब यहाँ कोई थ्रेट नहीं हुआ, किसी ने कैंकर नहीं फेंका, कोई दूर दूर तक नज़दीक आदमी नहीं था। तो मेरी जीवन को खतरा हो गया। बता देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ आपको? आप हमारे प्रधानमंत्री, पंजाब में आकर आपको खतरा हो ही नहीं सकता। तो आप यूपी में जीतना चाहते हैं ये महामृत्युंजय कराकर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के पास है। एसपीजी इसमें लोकल पुलिस की मदद लेती है। कानून के मुताबिक एसपीजी का ऑर्डर डीजीपी को भी मानना पड़ता है, लेकिन पंजाब के डीजीपी ने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया। पंजाब के डीजीपी आज बदल दिए गए। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह वीरेश कुमार भावरा अब पंजाब के नए डीजीपी हैं। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भले ही अब डीजीपी नहीं रहे, लेकिन पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच की आंच से वो बच नहीं पाएंगे। अब यह बात क्लियर हो गई है कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने एसपीजी को 5 जनवरी को झूठ बोला था। रास्ता क्लियर होने की झूठी जानकारी देकर पीएम की जान को खतरे में डाल दिया था। डीजीपी को पीएम के काफिले के साथ चलना चाहिए था, लेकिन उस दिन वो गायब थे। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बारे में एक बात जानना और ज़रूरी है। ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिनको पंजाब का डीजीपी बनवाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए थे और चन्नी की सरकार को खतरे तक में डाल दिया था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे आक्रामक अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू ही मैदान में आए हैं। इस मामले में वो चन्नी से भी आगे निकलना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान की नजरों में चन्नी ने लीड बनाई है, जिसे सिद्धू खत्म करना चाहते हैं। सिद्धू से जुड़ा सवाल यह भी है कि क्या डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर ही पीएम के काफिले से दूर रहे? क्या सिद्धू किसी और का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? क्या ऑर्डर दिल्ली से जा रहा था, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? अब एसपीजी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 25 को पढ़ते हैं। पेज नंबर 25 पर साफ साफ लिखा है कि एसपीजी के काफिले का कमांडर कम से कम एसपी रैंक का अफसर होगा।
काफिले के आखिरी में डिप्टी सीएम रैंक का ऑफिसर चलेगा। पायलट ऑफिसर और काफिला कमांडर को रूट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। काफिला कमांडर को वैकल्पिक रूट के बारे में भी पता होना चाहिए। काफिले के साथ चल रही एम्बुलेंस में हर जरूरी जीवन रक्षक सुविधा होनी चाहिए। सिक्योरिटी बॉक्स में चलने वाली कार का ड्राइवर सिर्फ पुलिस वाला होना चाहिए। काफिले के हर ड्राइवर की पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए। हर गाड़ी का इंजन चेक होना चाहिए। ड्राइवर कभी अपनी गाड़ी छोड़कर ना जाए। जिन पुलिस वालों को पीएम का काफिला सिक्योर करना चाहिए था वो चाय पी रहे थे। एसपी को काफिला कमांडर होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी तो प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे। कांग्रेस ने इसमें एक नया एंगल दे दिया है। चन्नी सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी चुनाव के लिए नाटक कर रहे हैं। वेरका के मुताबिक प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, खतरे का कोई अलर्ट नहीं था और पीएम का रूट केंद्र की एजेंसियों एसपीजी, आईबी और रॉ ने तय किया था। ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो किसी भी राज्य जहां पर प्रधानमंत्री हैं वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में क्या चूक आपसे नहीं हुई? क्या आप नहीं मानते कि चूक राज्य सरकार की तरफ से भी हुई या आपके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हुई? नहीं, चूक कहाँ हुई मुझे बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर का जो रोड मैप है वो हमने नहीं तय किया, वो एसपीजी ने किया है, वो रा ने किया है, वो आईबी ने किया। क्लियरेंस तो आपकी पुलिस ने दी होगी। क्या हमने क्लियरेंस दी? हमने, अरे भैया पहली बात सुन लीजिए, 10 दिन पहले ये तमाम एजेंसियां आकर के यहाँ बैठती हैं और तमाम एजेंसियां बैठ करके ये सारा रोड मैप तय करती है। उनके पास फीडबैक रहता है, इनपुट रहता है और इंटेलिजेंस के पास इन सब चीज़ों का इनपुट था। क्लियरेंस हमने अकेले नहीं देनी होती, क्लियरेंस जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत देनी होती है। वो ज्वाइंटली क्लियरेंस दी गई थी, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। किसी तरह का आतंकवादी खतरे का कोई आशंका नहीं थी, किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने अभी एसपीजी की नोटबुक का जिक्र किया है। 30 किलोमीटर तक के एरिया में लिखा हुआ है कि एसपीजी कंट्रोल करेगी। प्राइम मिनिस्टर के आगे 30 किलोमीटर चलता है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर केंद्र सरकार का रूल है कि पंजाब के बॉर्डर एरिया में 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के कंट्रोल में है। अब वो दायरा बीएसपी के वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर आता था। अब बीएसएफ के कंट्रोल का एरिया था, वो हमारे ऊपर जो ठीकरा फोड़ करके वो यूपी के इलेक्शन का नाटकबाजी करना चाहते हैं। वो यूपी में जाकर के बताते हैं कि पंजाब में मुझे मार देने लगे थे, खून खराबा होने लगा था, पंजाब में आतंकवादी फैल। क्या हम आतंकवादी दिखते हैं? हम कोई देश के गद्दार हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का ठीकरा बीएसएफ पर फोड़ने वाला पैंतरा बिल्कुल नया है। बीएसएफ अब तक कहीं सीन में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी बीएसएफ को घसीटकर इसमें ला रही है। मोटिव क्लियर है। कांग्रेस इसे इतना घुमा देना चाहती है कि मूल मुद्दे से सबका ध्यान भटक जाए। मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। पंजाब सरकार अब जो भी कहे, पंजाब सरकार अब चाहे जो भी करे, जांच तो होगी, निगरानी सुप्रीम कोर्ट की होगी, सच सामने आएगा। मुमकिन है कि उससे पहले पंजाब की जनता का फैसला आ जाए। यूपी में 10 मार्च को क्या होगा, यह इस बात से तय होगा कि यूपी में एजेंडा किसका चलेगा। योगी के पास भगवा कार्ड है, अखिलेश जातियों का समीकरण जोड़ रहे हैं, तो यूपी में वोट किस पर पड़ेगा, धर्म पर या फिर जाति पर? अगर धर्म चला तो रिजल्ट अलग होगा, जाति का कार्ड काम कर गया तो नतीजा बिल्कुल अलग होगा। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और सब अपने अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पर बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले आज 2022 की रेस में आगे कौन है? आखिर किसका राज तिलक होगा? बाइसिकल वाले जीतेंगे या फिर भगवाधारी आएंगे? देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। Now we call upon all voters in these 5 states to come out and vote. As you are aware, चुनाव की रणभेरी बच गई। यूपी का हर लीडर तैयार हो गया। योगी मोदी के विरोधियों को अपनी तैयारी पर तो भरोसा है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है
उसी भगवा रंग से जिसको योगी आदित्यनाथ सदैव धारण करते हैं। चुनाव की तारीख होते ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर आ रहे हैं भगवाधारी। इसलिए जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके साथ एक तिलकधारी संत थे। इस्कॉन के एक बड़े संत और कृष्ण के भक्त अखिलेश के बगल में मौजूद थे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रियंका गांधी ने दिल्ली से आधे घंटे का लाइव किया और इस लाइव में काफी देर तक महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा करने के बाद बीच में उनको भी ये कहना पड़ा कि धर्म की बात करके लोग चुनाव जीत लेते हैं। यानी योगी मोदी के विरोधियों को बीजेपी के सबसे पावरफुल वैचारिक हस्त हिंदुत्व का भय बहुत तेजी से सता रहा है। आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफरत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में खास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें। प्रियंका को डर है कि कहीं योगी मोदी मिलकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके सीटों का आंकड़ा दोबारा 300 के पार न पहुंचा दे, और यही डर अखिलेश यादव के भी मन में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसलिए जब लखनऊ में अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको फिर भगवान कृष्ण याद आए। भगवान श्री कृष्ण उनको सपनों में क्यों आते हैं, अखिलेश ने ये भी बताया। क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं, आपने उस दिन बताया था कि कृष्ण भगवान निरंतर सपने में आ रहे हैं। नहीं, अगर आप यकीन मानिए, जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में है। ये हमारे मान्यता है, बुजुर्गों ने बताया, वही मैं करता हूँ। धर्म का एंगल यूपी के चुनाव को कैसे पलट सकता है, ये बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। इसीलिए यूपी में बीजेपी की सेना के सबसे बड़े सेनापति योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सबको बताया कि जिन भारत के सांस्कृतिक वैभव को नष्ट करने वाले मुगलों की सत्ता नश्वर थी, नष्ट हो गई, और भगवान राम और भगवान शिव शाश्वत हैं। इसलिए राम मंदिर फिर से बन रहा है और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी चमक रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए थे, आज उनका स्वयं का नामो निशान मिट गया है। कोई कुल खानदान टॉर्च से ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने भारत के प्रति और भारतीयता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया था, आज वे सभी नष्ट हो गए हैं। और राम, कृष्ण, भगवान शिव, ये तो भारत की सनातन आस्था के प्रतीक हैं। ये सत्य हैं, शाश्वत हैं, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेंगे। और मुझे लगता है कि वह समय आ चुका है जब ये फिर से अपने वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ पूरे भारत का वैभव इसके साथ जग रहा है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 ही पार्टियों के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, एक बीजेपी, दूसरी समाजवादी पार्टी। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बीएसपी भी रेस में दिखाई देगी, क्योंकि मायावती का अपना एक फिक्स वोटर है, वो है दलित। अब मायावती अगर दलित के अलावा किसी और जाति के उम्मीदवार को टिकट देती हैं तो उस जाति का और दलित वोट मिलाकर मायावती को इस चुनावी रेस में ला सकता है। साल 2014 से पहले तो यूपी में अब तक तो जाति की ही राजनीति का बोलबाला रहा, लेकिन 2014 और 2017 के चुनाव परिणामों में जिस तरह हिंदुओं ने जाति की सीमाओं को तोड़कर हिंदुत्व मिश्रित विकास के एजेंडे को वोट दिया, यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स की जड़ें हिल गई। लेकिन अब योगी जीतेंगे या नहीं, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि हिंदुओं का वोट बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। सूबे में 81% हिंदू हैं और 19% मुस्लिम हैं। साल 2017 में सिर्फ 40% हिंदू वोट हासिल करके बीजेपी ने 312 सीटें जीत ली। यानी अगर बीजेपी 81% हिंदुओं में से आधे हिंदुओं का वोट पोलराइज करने में कामयाब हो गई
तो बीजेपी चुनाव की रेस में सबसे आगे निकल सकती है। और इसीलिए अमित शाह और योगी कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी इस बार भी 300 के पार जाएगी। मैं आज यहां से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूं कि इस बार भी 300 पार होने वाला है। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं, भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। जब साल 2017 का चुनाव हुआ तो बीजेपी से यह सवाल पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और अब तो 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिला पूजन कर चुके हैं। इसी तरह बीजेपी काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का भी उद्घाटन कर चुकी है और उसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। ऐसे में अगर सिर्फ धर्म के एंगल से देखें तो बीजेपी 2017 के मुकाबले 2022 में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आज अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से यात्रा एक नई ऊंचाई पर, विश्व पटल पर पहुंची है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, इन सभी तीर्थों के विकास की भी समग्र योजना पर सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। लेकिन चुनाव में हमेशा एक लड़ाई परसेप्शन की होती है, यानी कौन अपने मुद्दों को अच्छी तरह उठा सकता है और अपनी छवि विरोधियों से अच्छी साबित कर सकता है। बीजेपी अगर मंदिर मुद्दा उठाने में कामयाब रही तो उसे ध्रुवीकरण का फायदा होगा और अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे उठाने में सफल हुए तो वो भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में मुद्दों में भी सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा जाति का ही होता है, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने जिक्र परशुराम का किया और बात धर्म की करते हुए कहा कि भगवान सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। अखिलेश जी, एक सवाल खड़ा हो गया कि भगवान परशुराम किसके हैं, आपके हैं या बीजेपी के हैं? भगवान परशुराम न समाजवादी पार्टी के न बीजेपी के हैं। भगवान परशुराम सबके हैं और जितने भी भगवान हैं वो सबके हैं। हमारा भारत देश इसी में तो कामयाब है। और ये सवाल भी पांडे जी कर रहे हैं, उपाध्याय कर रहा है। कैसे आदमी हो आप, अपने लोग नहीं पहचान रहे। ये सब हमारे साथ आ गए, ये भी साथ आ गए, आप भी साथ आ गए। अखिलेश के हाथ में परशुराम का फरसा है और उनके सपनों में भगवान श्री कृष्ण अब भी आ रहे हैं।
काशी और अयोध्या के बाद अब जिस तरह बीजेपी ने मथुरा को अपना लॉन्च पैड बनाया है, अखिलेश यादव के मन में भी ये बात कहीं ना कहीं है। इसलिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक पहले अखिलेश यादव ने श्री कृष्ण की बात की, मथुरा वृंदावन की बात की और तिलकधारी संत को अपना मंच दिया। क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं। आपने उस दिन बताया था कि कृष्ण भगवान निरंतर सपने में आ रहे हैं। नहीं, अगर आप यकीन मानिए, जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में है। ये हमारे मान्यता है। बुजुर्गों ने बताया वही मैं करता हूँ। लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। में जो बैठे हैं उनका परिचय ये स्वामी महामंत दास जी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। नेताजी से बहुत लगाव रखते थे, पार्टी से बहुत लगाव रखते हैं। हालांकि इनके संबंध बीजेपी में भी है, वो बीजेपी के साथ भी उठते बैठते हैं। तो कुछ हमारी बात वहां पहुंचाते हैं, कुछ वहां की बात हमें बताते हैं। ये इस्कॉन के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, मैं इनको मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। जब कभी हमारे पास आते हैं तो हम उनसे अच्छी बातें सुनते हैं। आपने सभी वर्गों की बात की। ये मुझे याद है एक टीम, अभी उनकी बात खत्म करना, स्वामी जी आए थे और जर्मन के वो स्वामी थे। जर्मन के नाम बताइए उनका, जो जर्मनी में रहते थे वृंदावन में, जिनको लेके आए थे पुल तोड़ने के लिए। नहीं याद होगा उनकी वजह से। क्या नाम है? मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। एनीवे, तो जो स्वामी जी एक टीम लेके आए थे इस्कॉन के स्वामियों की, और वो चाहते थे कि वृंदावन में अच्छा काम हो। समाजवादी सरकार में जो चल रहे काम थे वो मैंने उन्हें बताया कि किसी घाट का शुद्धिकरण चल रहा है और लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट वृंदावन में होगा। विकास, रोजगार जैसे मुद्दे उठाते उठाते अखिलेश यादव बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर बैटिंग करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुत्व वाली पिच पर बीजेपी से आगे निकलना आज की तारीख में तो किसी के लिए आसान नहीं है। चुनावी सपने के दूसरे चैप्टर में योगी ने अब अखिलेश की तुलना काल नेमी से कर दी है। फर्क साफ है और पब्लिक इसको पहचानती भी है। राम का नाम हनुमान भी लेते थे, राम का नाम काल नेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान और छद्म वेश में छुपे हुए काल नेमियों की पहचान भी जनता करती है। दूसरा, भगवान कृष्ण बहुत सारे लोगों को कोसते होंगे कि कैसे नालायक हो, अब सत्ता का फिर मोह अपना छोड़ नहीं पा रहे हो। जब हमने सत्ता दी थी, एक बार नहीं 4-4 बार सत्ता दी थी, तब तो दंगा कराते थे। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में पहला दंगा कहां से हुआ था? मथुरा से कोसी कला से हुआ था। बिल्कुल। और अंतिम दंगा भी जवाहर बाग का हुआ था, वो मथुरा में ही हुआ था। तो भगवान कृष्ण तो उनको पहले ही कह चुके हैं कि भाई तुम में मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो उनको हमेशा के लिए भगवान कृष्ण ही छोड़ चुके हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उनको कोसते होंगे कि जब सत्ता दी थी तब मेरे एक मथुरा में दंगा करवाते थे। केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, तो काल्पनिक हैं। जब हम काल्पनिक हैं तो फिर हमारी पूजा क्यों कर रहे हो जी? क्यों सपने में तुम्हारे में आ रहा हूं? तुम्हें चेतावनी देने के लिए आ रहे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा बचपना ऐसे रहेगा, बचकानी हरकतें ऐसी रहेंगी। इसलिए तुम पहले अपनी बचकानी हरकतों को ठीक करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने जरूर चेताने के लिए आते होंगे, और ये फर्क प्रदेश की जनता साफ देख रही है। दूसरी तरफ ओवैसी को इस वक्त मुजफ्फरनगर के दंगे वाले डरावने सपने आ रहे हैं। ओवैसी की डर वाली ये राजनीति भी ध्रुवीकरण को तेज कर सकती है। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती। ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं। और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो,
मेरे खौफ में उस्मानी के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे खौफ में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे खौफ में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दो दीवार को नारे तकबीर और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा नहीं, करीब करीब 2 महीने और हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसका सपना सच्चा है और किसका सपना झूठ। आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफरत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में खास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। 10 मार्च को पता चलेगा जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन चुनावी भविष्यवाणियां आज से ही शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, लिखा, झूठ का पर्दाफाश होगा, यूपी में बदलाव होगा। इससे पहले कि ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, 10 मार्च को इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। सीएम योगी ने लिखा, बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने कड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं। 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों, जुलूस, जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं पर रोक है। डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 5 लोगों के साथ। हालांकि वर्चुअल कैंपेन या डिजिटल कैंपेन पर कोई रोक नहीं है। अखिलेश यादव का ऐतराज इसी पर था कि उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सीएम योगी का कहना है कि जीत को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। इस बार 2017 से भी बड़ी जीत बीजेपी को मिलने जा रही है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। वहीं अखिलेश यादव का अपनी जीत का दावा है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 मार्च को जनता बीजेपी को बाहर करेगी। तारीखों का ऐलान बीजेपी के बाहर होने का ऐलान है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।